नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बॉर्डर पर अभी भी किसान अड़े हुए हैं और मचा हुआ है घमासान। इस पर बातचीत करने के लिए आज तक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज हमारे साथ खुद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी इस वक्त मौजूद है। कहते हैं कांटों की ताज पहनकर कुछ मंत्रालय मिलते हैं, लेकिन यहां पर तो इस तरह की ताज है जिसमें एक बहुत बड़ी चुनौती का इन्हें सामना करना है। नरेंद्र तोमर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल वही जो शायद आज देश के हर व्यक्ति के मन में सवाल है, बॉर्डर पर किसान कब थमेगा घमासान? तोमर जी, कब खत्म होगा ये? क्या आपने कहा है कि कृषि बिल वापस नहीं लेंगे, वो कह रहे हैं इससे कम में मानेंगे नहीं। आपके जो लिखित प्रस्ताव थे उनको भी ठुकरा दिया है। ये घमासान कब अंत होता हुआ देख रहे हैं आप? अंजना जी, किसान आंदोलन हो रहा है, सभी लोगों की चिंता का विषय है और सरकार भी इस आंदोलन को गंभीरता से ले रही है और इसलिए सरकार ने अनेक चरणों में वार्ता की है, विषयवार वार्ता की है और इस बात की कोशिश की है कि वो समाधान हो जाए। जब समाधान पर किसान नहीं आ पाए तो सरकार ने खुद व खुद उनके तमाम सारे वक्तव्य को संजोकर और उसमें से जो निचोड़ उनकी परेशानी के रूप में दिखाई देता है, उसका समाधान कैसे होगा, इसका एक लिखित प्रस्ताव भी किसान यूनियन के पास भेजा है। यद्यपि मीडिया के माध्यम से यह जानकारी मिलती रहती है कि वो उस प्रस्ताव को नहीं मान रहे हैं, लेकिन मैं पूरी तरह आशावान हूं और मैंने किसानों को परसों भी कहा, कल भी कहा कि जो प्रस्ताव हमने दिया है उस प्रस्ताव को आप वार्ता के लिए आइए और उस प्रस्ताव में क्या खामी है, क्या आप और जोड़ना चाहते हैं, क्या घटाना चाहते हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के उपरांत किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। मैंने उनको यह भी कहा है कि ठंड का मौसम है, कोविड का संकट है, आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना ऐसे समय पर उचित नहीं है। आंदोलन जब चलता है तो अनेक नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी हनन होता है, उसका भी ध्यान हम सब लोगों को रखना चाहिए। दिल्ली के नागरिक भी आंदोलन के कारण परेशान हो रहे हैं और इसलिए मुझे पूरी आशा है कि किसान वार्ता के लिए आएंगे और इन प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और आने वाले कल में जरूर हम लोग मिलकर बातचीत के माध्यम से समाधान तक पहुंचेंगे, ऐसी मुझे आशा है। 3 भय हैं उनके। पहला भय यही है एमएसपी को लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य। उसमें आपने अपने लिखित प्रस्ताव में क्या भेजा है? उनका कहना है कि ये कानून का हिस्सा बने तभी वो इस पर मानेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे बड़ी जो उनकी मांग है, इस पर आप ऐसा क्या कन्विंसिंग उन्हें कह सकते हैं कि वो आपकी बात माने? जी, एमएसपी का विषय निश्चित रूप से सभी के लिए और सभी किसानों के मन में रहता ही है और स्वाभाविक भी है। जब नए कानून आ रहे थे उस समय भी एमएसपी का विषय विद्यमान था और एक्ट को पारित कराते समय लोकसभा और राज्यसभा में फ्लोर पर मैंने देश के किसानों को आश्वस्त किया कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है और एमएसपी आगे भी चलती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किसानों को आश्वस्त किया एमएसपी के बारे में किसी को शंका करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, मैं आपके माध्यम से किसानों को कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद ही एमएसपी को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करने का निर्णय किया गया और आज एमएसपी के रेट जो है प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं, उसका फायदा देश भर के किसानों को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी के समय एमएसपी की न सिर्फ दर बढ़ाई गई वरना खरीद का वॉल्यूम भी बढ़ाया गया। यूपीए सरकार के अगर 10 वर्ष के रिकॉर्ड को देखें और मोदी जी के 6 वर्ष के रिकॉर्ड को हम देखें तो खरीद दुगने से भी अधिक हुई है और लगातार सरकार की यह कोशिश है कि एमएसपी को और हम परिमार्जित करते रहें। पहले गेहूं और धान की ही खरीद एमएसपी पर होती थी, अब दलहन और तिलहन की खरीद भी एमएसपी पर की जा रही है, जिसका फायदा किसानों को मिल रहा है। तो कुल मिला के अगर एमएसपी के बारे में किसी प्रकार की शंका कुशंका या कोई भी उहापोह सरकार के मन में होती
तो क्यों एमएसपी की दर बढ़ाने का काम मोदी जी करते, क्यों एमएसपी पर खरीद के वॉल्यूम को बढ़ाते, क्यों और फसलों को एमएसपी पर खरीदना स्वीकार करते। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी के आश्वस्ति के बाद किसी देश के किसान के मन में शंका नहीं होनी चाहिए। जब इस आंदोलन के दौरान भी किसान यूनियन से बातचीत हुई तब भी हमने उनको कहा कि अगर आपको लगता है तो किसान यूनियन को भी, राज्य की सरकारों को भी भारत सरकार लिखकर दे सकती है कि एमएसपी जारी रहेगा। इसमें किसानों को, यूनियन को कोई चिंता करने की आवश्यकता यही तो कैच है ना सर, जब आप कह रहे हैं कि आपकी खरीद, सरकारी खरीद ज्यादा है यूपीए से, आप कह रहे हैं कि प्रतिबद्ध है, तो कानून का हिस्सा क्यों नहीं? देखिए, हर चीज कानून से नहीं होती। देश में कुछ चीजें के लिए कानून बनाया जाना जरूरी है, कुछ चीजें कानून के अंतर्गत जो नियम होते हैं उनके माध्यम से चलती हैं, और कुछ चीजें प्रशासकीय निर्णय के कारण चलती हैं। ये एमएसपी का निर्णय भारत सरकार का प्रशासकीय निर्णय है और इसको अच्छे से लागू किया जा रहा है, इसका क्रियान्वयन हो रहा है और किसानों को इसका फायदा मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि कानून में डालना उसके लिए आवश्यक नहीं है, हर चीज के लिए कानून बने ये जरूरी नहीं है। क्या एक आर्थिक चुनौती भी है उसको कानून का हिस्सा बनाने में? देखिए, होता क्या है कि कुल मिला के जब कोई एक निर्णय करते हैं तो उस निर्णय के कई प्रकार के परिणाम होते हैं। सरकार जब कोई निर्णय करती है तो उस निर्णय का क्रियान्वयन करने की जिम्मेवारी भी सरकार की होती है। तो सरकार को सभी पक्षों पर विचार विमर्श करना पड़ता है। लेकिन अभी एमएसपी के माध्यम से कोशिश है कि किसानों को एमएसपी का दाम मिल जाए और अधिक मात्रा में मिल जाए, और इसलिए इस बार भी आप देखेंगे तो खरीफ की जो खरीद हुई है पहले की तुलना में बहुत अधिक हुई है, और रबी का एमएसपी अभी घोषित किया जा चुका है, और इसलिए एमएसपी पर किसी प्रकार की शंका करना व्यर्थ है। क्या कृषि मंत्री जी आपके पास कुछ आंकड़े हैं जिसके जरिए ये पता चल पाए कि देश में कितने किसान हैं, लगभग कितने फीसदी जो अभी एमएसपी का फायदा उठा पा रहे हैं? देखिए, दरअसल क्या है, एमएसपी पर जो खरीद अलग अलग प्रकार से होती है कि जहाँ गेहूं और धान होता है वहाँ खरीद होती है, जहाँ दलहन और तिलहन होता है वहाँ खरीद होती है, कुछ मोटे अनाज होते हैं वहाँ खरीद होती है, खोपरा है, कपास है, वहाँ खरीद होती है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से ये कोशिश की जाती है कि एमएसपी पर खरीद के माध्यम से मार्केट को बैलेंस किया जा सके, जिससे किसान को अच्छा दाम मिल सके। आप बार बार ये कह रहे हैं कि हमने कुछ भी पुराना छीना नहीं है, हमने एक ऑप्शन दिया है, लेकिन किसानों को, अब मैं दूसरे भय पर आती हूँ, मंडी सिस्टम के खत्म होने का जो भय है, उनको लग रहा है ये जो प्राइवेट मंडीज है वहां पर टैक्स ना लगने की वजह से उनका बोलबाला चलेगा, मनमानी कीमत पर वो आर्म ट्विस्टिंग करके उनसे उनकी फसल लेंगे और उनको मूल्य नहीं मिलेगा, उसका मूल्य नहीं मिलेगा। उस पर आपका क्या जवाब है? नया कानून किसान को अपना उत्पादन एपीएमसी के बाहर कहीं से भी किसी को भी और मनचाही कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। नया कानून ये एपीएमसी का जो राज्य का एक्ट है या मंडी है उसको किसी भी प्रकार से कानूनी रूप से प्रभावित नहीं करता है। देश की आजादी को 73 वर्ष हो गए, कृषि के क्षेत्र में रिफॉर्म नहीं हुए, उसके कारण कृषि का क्षेत्र जहां खड़ा है वहीं खड़ा हुआ है। कृषि के क्षेत्र का भी जीडीपी में योगदान बढ़े, कृषि का क्षेत्र भी रोजगार के नए अवसर पैदा कर सके, कृषि का क्षेत्र भी लोगों को कृषि की तरफ आकर्षित कर सके, कृषि के क्षेत्र में कृषक महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सके, वो टेक्नोलॉजी से जुड़ सके, बिना टैक्स के व्यापार कर सके। इसके लिए निश्चित रूप से रिफॉर्म की जरूरत थी, और ये रिफॉर्म एक दिन में नहीं आए। आप सबको ध्यान में होगा, स्वामीनाथन साहब ने वर्षों तक इसका अध्ययन किया, 2006 में अपनी रिपोर्ट यूपीए गवर्नमेंट को सबमिट की, यूपीए गवर्नमेंट ने उसको लागू नहीं किया। उसके बाद नेशनल फार्मर कमीशन बना, नेशनल फार्मर कमीशन ने भी इस प्रकार की रिकमेंडेशन की कि ये रिफॉर्म की आवश्यकता है।
इसके बाद यूपीए सरकार के समय हुड्डा साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, उसने भी इसी प्रकार की रिकमेंडेशन की। महाराष्ट्र सरकार में कृषि मंत्री पाटिल साहब थे, उनकी अध्यक्षता में 10 राज्यों के कृषि मंत्रियों की एक समिति बनी, उस समिति ने भी इस प्रकार की रिकमेंडेशन की। इन सारी रिकमेंडेशन के आधार पर उस समय के प्लानिंग कमीशन और आपके नीति आयोग ने एक एपीएमसी का मॉडल एक्ट बनाया। मॉडल एक्ट देश भर के राज्यों को परिचालित किया गया। उसमें कृषि मंत्री रहते हुए शरद पवार साहब ने ही उसको राज्यों को परिचालित किया, मुख्यमंत्रियों को आग्रह किया और इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि देश में कोई भी व्यक्ति छोटा सा चश्मा बनाता है, उसको भी इस बात का अधिकार है कि वो अपने चश्मे को कितने रुपए पर बेचेगा और किसे बेचेगा, कहाँ बेचेगा। किसान देश का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, लेकिन किसान को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो स्वतंत्रता पूर्वक ये तय कर सके किस दाम पर और अपने कृषि उत्पाद को वो कहाँ बेचेगा। वह मंडी में आकर बेचने के लिए ऑक्शन के माध्यम से ही मजबूर है और इसलिए ये स्वाभाविक रूप से लगता है कि अगर ओपन ट्रेड होगा, इंटर स्टेट ट्रेड की अनुमति होगी, बिना किसी टैक्स के होगी, तो स्वाभाविक रूप से किसान को उसके वाजिब दाम मिल सकेंगे। अभी किसान को घर से मंडी में आना पड़ता है और मंडी में दूसरे लोग उसकी फसल का भाव लगा देते हैं, उसी पर उसको बेच के जाना पड़ता है। जब ट्रेड ओपन हो जाएगा तो निश्चित रूप से इंस्पेक्टर राज्य भी खत्म होगा, लाइसेंसी राज्य खत्म होगा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा, किसान का शोषण रुकेगा और किसान अपने उत्पादन को अपनी मर्जी से कहीं भी चाहे तो बेच सकता है। तो आप कह रहे हैं कि किसान पर ओनस होगा कि वो अपने माल को ले जाकर कहीं बेच सकता है? ये हाँ, कैसा होगा? प्राइवेट मंडियां बनेंगी? प्राइवेट मंडियां भी बन सकती हैं, लेकिन किसान चाहे तो अपने घर से भी अपना ट्रेड कर सकता है। आप कह रहे हैं प्राइवेट बायर उनसे जाकर सीधा खरीदेंगे? प्राइवेट बायर भी खरीद सकता है और किसान चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक मंडी पर भाव देख सकता है। सर, वो कितने किसानों के पास डिजिटल नहीं, डिजिटाइजेशन कानून में पूरा प्रावधान किया गया है कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनेंगे। सुबह सुबह वो पूरे देश का भाव अपने मोबाइल पर देख सकता है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनेंगे, वहां जाकर देख सकता है और पंजाब में बैठा हुआ किसान कलकत्ता की मंडी का भाव देख सकता है। अगर उसे लगेगा कि देश भर में कलकत्ता में आज मेरा अनाज ज्यादा दाम पर बेच सकता है तो वहीं से वो ट्रेड कर सकता है। तो ये कुल मिला के अंतर्राज्यीय व्यापार खुले, यह कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी था और बाकी शरद पवार साहब जैसे नेता भी इसकी वकालत करते रहे और इसके आधार पर हम लोगों ने इस एक्ट को बनाया और इस एक्ट में हम लोगों ने लगातार इस बात की कोशिश की है कि इस एक्ट के माध्यम से किसानों के जीवन में तब्दीली आए। जब हमने फार्मिंग एक्ट की बात करी तो फार्मिंग एक्ट भी इसीलिए बनाया कि सामान्य तौर पर कोई भी किसान महंगी फसल पैदा करने के लिए रिस्क नहीं ले सकता, लेकिन अगर उसको बुआई से पहले ही फसल के मूल्य की गारंटी मिल जाए तो वो किसी फसल पर रिस्क ले सकता है। और उस एक्ट में भी हम लोगों ने किसान की पूरी सुरक्षा के प्रबंध किए हैं। किसान को किसी प्रकार का खतरा किसी भी उद्योगपति से, वायर से, प्रोसेसर से, एक्सपोर्टर से नहीं हो सकता है। ये सब कानून में प्रावधान हम लोगों ने किए। यही वो तीसरा भय जिसका मैं जिक्र करने वाली थी, जो कि पहले भय से लिंक्ड है, और वो भय ये है कि ये तीनों कानून प्रो प्राइवेट जो कॉरपोरेशंस हैं उनका है। रिलायंस, जियो, इन सब का अभी से वो बॉयकॉट कर रहे हैं। इसका अर्थ है उनके मन में भय है कि आपने जो कानून बनाए हैं वो उनके हक में है। अब इसके लिए सवाल ये है कि क्या जो प्राइवेट मंडियां हैं या जो प्राइवेट बायर्स हैं उनके लिए एमएसपी की बाध्यता क्यों नहीं आप कर रहे हैं? नहीं, देखिए दरअसल क्या है कि एमएसपी सरकार घोषित करती है स्वयं के खरीदने के लिए। हर आदमी को बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप इसी दाम पर खरीदो। अगर कोई व्यक्ति एमएसपी से ऊपर खरीदना चाहता है तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं? एमएसपी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ऊपर तो कोई भी दे सकता है, उससे नीचे ना खरीदे। क्रेता और जो विक्रेता है दोनों के बीच में जो भाव तय होगा उस भाव पर लोग खरीद बिक्री करेंगे। इसमें किसी को किसी प्रकार की शंका होनी नहीं चाहिए। जहां तक कॉर्पोरेट का सवाल है, मैं अंजना जी आपके माध्यम से किसानों को पूछना चाहता हूं, पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है,
हुड्डा जी ने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उद्घाटन किया। गुजरात में हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही है। कौन से उद्योगपति ने आज जमीन पर कब्जा कर लिया? जो लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से महंगी फसलें पैदा कर रहे हैं, उन किसानों से बात करके तो देखो, वो सब इस एक्ट का स्वागत कर रहे हैं और सब इस कानूनी रिफॉर्म के कारण बहुत प्रसन्न अपने आप को महसूस कर रहे हैं। इस जमीन वाला जो ये भय है, उसके लिए क्या कुछ खास तौर पर मेंशन किया गया है? क्योंकि ये उनको लगता है हमारी जमीन चली जाएगी। देखिए, एक्ट में इस बात का प्रावधान किया गया है कि एक्ट में क्रॉप का ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकेगा। एक्ट में भूमि से संबंधित कोई भी लिखा पढ़ी, लीज, डीड, पट्टा, ये वर्जित है। एक्ट में ही प्रोविजन है। इस एक्ट के तहत ये लिखा पढ़ी हो ही नहीं सकती। और साथ ही साथ ये भी हमने सुनिश्चित किया है कि जो व्यक्ति करार करेगा वह औसत मूल्य पहले से करार में उल्लेख करेगा और अगर फसल आने पर महंगाई और बढ़ती है तो बढ़ा हुआ जो रेट है उसका भी कुछ हिस्सा किसानों को मिलेगा। तो एक तरफ किसान को बाजार भाव का भी हिस्सा मिलेगा, मिनिमम मूल्य की गारंटी मिलेगी। दूसरा, हम लोगों ने इसमें यह भी प्रावधान किया है, किसान चाहे तो कभी भी इस एग्रीमेंट से बाहर हो सकता है, लेकिन प्रोसेसर चाहे तो कभी भी इस एक्ट से बाहर नहीं हो सकता। वो तभी बाहर हो सकता है जब एग्रीमेंट में जो रकम उसने उल्लेख की है वो रकम उसको अदा करनी ही पड़ेगी। और उसकी भूमि, जो किसान की भूमि है, उस भूमि पर यदि किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर करार पूरा होने के बाद उसको उखाड़ कर ले जाना पड़ेगा। और अगर वो उखाड़ कर नहीं ले जाएगा तो जो भूमि का मालिक किसान है वो ही उसका मालिक होगा। ये भी एक्ट में हम लोगों ने उल्लेख किया है। तो किसान महंगी फसल की ओर आकर्षित हो, किसान को फसल आने से पहले मूल्य की गारंटी हो, फसल आने के बाद मूल्य बढ़ा हुआ है तो उसका भी हिस्सा मिले, किसान की जमीन के साथ किसी प्रकार की लिखा पढ़ी नहीं हो सकती है। ये सब कानून में प्रावधान किए गए। उनका एक विषय ये भी आता है कि कुल मिला के किसान एसडीएम से न्याय नहीं पा पाएंगे। मैं अभी मध्य प्रदेश कोर्ट की भी हाँ, मध्य प्रदेश का ही उदाहरण आपको देता हूँ। कल ही एक निर्णय आया है कि दिल्ली का कोई व्यापारी था, उसका झंझट चल रहा था, एसडीएम ने एकदम बुलाया और उसका निर्णय कर दिया, निर्णय पालन हो गया। हम लोग सोचते थे कि किसान के सबसे नजदीक मजिस्ट्रेटियल पावर वाली कोई एजेंसी है तो वो एसडीएम है। कोर्ट की तो दूरी है ही, और दूसरा कोर्ट के पास प्रकरणों का बोझ भी बहुत ज्यादा है। कोर्ट को सरकार डायरेक्शन भी नहीं दे सकती आप इतने दिन में फैसला करो। इसमें एसडीएम को हमने कानून में बांधा है कि 30 दिन के अंदर ही उसे फैसला देना पड़ेगा। दूसरा, ये भी हम लोगों ने कहा है कि अगर किसान की गलती होती है तो किसान के विरुद्ध वो उतनी ही वसूली का आदेश दे सकता है जितना उसने वायर से आदान के रूप में प्राप्त किया हो, एडवांस लिया हो, बीज लिया हो, पेस्टिसाइड लिया हो, और ये भी बिना ब्याज के ही वसूली होगी। दूसरा, ये भी कानून में कहा है कि एसडीएम किसान की जमीन के विरुद्ध निर्णय नहीं दे सकता कि उसकी कृषि भूमि को कुर्क कर दो क्योंकि इसको ये पैसा देना है। किसान को इस बात के लिए राजी करना पड़ेगा कि वो अगली फसल पर देगा, कब देगा, कैसे देगा। तो कुल मिला के जमीन की कुर्की का आदेश एसडीएम नहीं देगा, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। ठीक है। अब जो स्थिति 14-15 दिन के इस आंदोलन के बाद है उसमें वो अगर मैं एक हेडलाइन में समराइज करूं तो यही है कि सरकार की अर्जी अब किसानों की मर्जी है। पहले तो आप लोगों ने पहल की, अब उनकी मर्जी का वेट कर रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि कोई उनसे फीडबैक आया है फिर से? स्वाभाविक रूप से देखिए क्या होता है कि कुल मिला के इसमें बहुत सारी किसान यूनियन है, कोई भी एक व्यक्ति निर्णय करने की स्थिति में नहीं है। तो इसके कारण एक तो निर्णय करने में उन लोगों को भी तकलीफ आ रही है। जब एमएसपी का मामला, एपीएमसी का मामला, जुडिशियली का मामला, फराली से संबंधित मामला, इलेक्ट्रिसिटी बिल के मामले में जो विषय उन लोगों ने उठाए थे, हमने उनको सबको चिन्हित करके सिलसिलेवार उनका निराकरण करेंगे, ये लिखित प्रस्ताव उनको दे दिया।
हमने मंडी के बारे में भी कहा कि अगर आपको लगता है कि मंडी के भीतर टैक्स होगा और बाहर टैक्स नहीं होगा, तो हम इसमें भी संशोधन करने के लिए तैयार हैं कि भी राज्य सरकार चाहे तो प्राइवेट मंडी का रजिस्ट्रेशन कर सकती है और वो जैसा अंदर टैक्स लगा रही है वैसा टैक्स भी इम्पोज कर सकती है। तो लेवल प्ले ये भी आप कमिट करने को तैयार है? हाँ, ये हमने लिख कर दिया है। तो और जुडिशियली में जाने का रास्ता है तो वो भी हम खोल सकते हैं। तो जो प्रस्ताव हमने दिया वहां क्या है कि आपने देखा होगा, पहले तो मुझे भी नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं तो बहुत ईमानदारी के साथ स्वयं भी किसान परिवार से हूं और इस पूरे किसान आंदोलन को मैं किसान की दृष्टि से ही देखता रहा हूं। और किसान नेता जो मेरे पास बात करने के लिए आते हैं, मैं उनको अति सम्मान की दृष्टि से देखता हूं। कितने संगठन कुल ऑथराइज तरीके से आए सर? लगभग पहले 31 आए, फिर वो 35 हो गए, फिर 2-3 और जुड़ गए। हाँ। तो अब ऐसे 37-38 संगठन हैं। हाँ। और कोई किसी का मालिक नहीं। पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन 3 राज्यों के हैं। हाँ, तो उसमें दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं हाँ। जो बाद में हम लोगों को देखने में आया। कल वो उग्रान ग्रुप ने कोई मानवाधिकार दिवस मनाया। अब उसमें तमाम सारे ऐसे लोगों की तस्वीरें जिनको पूजा जा रहा है, मैं उस पर आऊंगी सर। एक सवाल मुझे पूछने दीजिए उससे पहले कि बतौर कृषि मंत्री जब आप इन किसान संगठनों के नेता से बात कर रहे थे, आपको कोई उनमें खालिस्तानी लगा? आपको उनमें कोई एक्सट्रीम लेफ्ट विंग का लगा? किसान संगठनों से जब आप बतौर कृषि मंत्री बात कर रहे थे? जब मैं बात कर रहा था तो निश्चित रूप से मैं तो ये सोच रहा था कि वो सब किसान है और किसानों के प्रतिनिधि हैं। हाँ। लेकिन निश्चित रूप से उसमें कुछ वामपंथी भी हैं और जो आपसे बात कर रहे हैं। हाँ, और ये चीज हमको बाद में मालूम पड़ी, लेकिन हमने उसको बहुत ज्यादा तूल और परहेज इसलिए नहीं बरता कि किसानों के लिए बात करने आए हैं, तो हमारी उनका नाम बताना चाहेंगे? हमें जैसे उग्रान साहब थे तो उग्रान जी थे, एक मौला जी हैं वो सीपीएम के हैं, हनान मुल्ला। हाँ, तो वो भी हैं। तो हम लोगों को ये मालूम पड़ गया था कि वो वामपंथी हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने किसान के प्रतिनिधि बतौरी उनसे बातचीत की। हमने उसको एहसास भी नहीं होने दिया। लेकिन किसान आंदोलन को गलत दिशा में ले जाने का जो प्रयत्न है उससे सरकार निश्चित रूप से चिंतित है। और मैंने कल भी किसानों को आग्रह किया है कि ऐसे तत्वों के हाथ में किसान आंदोलन को न जाने दें। पूरी सावधानी किसान यूनियन के लोगों ने बरती है। किसान आंदोलन ने अनुशासन को बनाए रखा है, किसी प्रकार की हानि पहुंचाने का प्रयत्न उन्होंने नहीं किया है और आगे भी इस आंदोलन को इन सब चीजों से बचाने की जरूरत है। जिन तस्वीरों की आप बात कर रहे हैं और जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई, उसके बारे में क्या आपको होम मिनिस्ट्री से कहीं से कोई जानकारी, कोई रिपोर्ट औपचारिक रूप से आई है ऑफिशियली? नहीं, स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की बातें पहले भी आती रही हैं, लेकिन अब कल और परसों में तो स्पष्ट ही हो गया। मीडिया के माध्यम से भी सब चीजें दिख ही रही, उसमें छुपाने लायक कुछ बचा भी नहीं। और आज मैंने पढ़ा कि किसान यूनियन के कुछ नेताओं ने वक्तव्य भी दिया है कि भाई इस प्रकार के जो लोग हैं वो हमारे संयुक्त मोर्चा का हिस्सा नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा साइन है। तो आप चूंकि कृषि बैकग्राउंड से हैं, कृषि मंत्री हैं, मुझे लगता है आपकी आवाज में और जो अन्य कई लोग हैं उनकी आवाज में थोड़ा सा मैं फर्क देखती हूँ। आप इस आंदोलन को पूरा किसानों का आंदोलन होने का क्रेडिट देते हैं कि जो किसान संगठन ईमानदारी से आ रहे हैं उनको एड्रेस करना जरूरी है। एक आरोप ये लग रहा है कि बाकी बीजेपी के कई नेता हैं जो इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं इस आंदोलन को, कि ये वाम दलों के हाथ में है, ये खालिस्तानियों के हाथ में चला गया है। आप कहाँ खड़े हैं इस पर? नहीं, देखिए, दरअसल मैं कृषि मंत्री हूँ, किसान आंदोलन हो रहा है और मैं कृषि मंत्री के नाते किसानों से बात कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो किसान हैं और जो किसानों के प्रतिनिधि हैं वो ईमानदारी से इस आंदोलन के साथ हैं। लेकिन कोई भी वामपंथी लोग जो इस आंदोलन की दिशा को भ्रमित करने की कोशिश करें या इस आंदोलन का फायदा उठाकर अपने मंसूबों को साधने की कोशिश करें या किसान आंदोलन को के मंच का इस्तेमाल करके सरकार की और प्रधानमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश करें, इसको तो न मैं बर्दाश्त करूंगा न कोई दूसरा बर्दाश्त करेगा। पर क्या कीजिएगा सर फिर? नहीं, मुझे लगता है कि जो किसानों के प्रतिनिधि हैं वो सरकार से बातचीत करेंगे। मुझे पूरी आशा है और निराकरण तक हम पहुंचाएंगे। और इस प्रकार के जो तत्व हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, ये अपने आप में नाकाम हो जाएंगी। किसान अड़े हुए हैं, अब मैं फाइनली उसी पर आती हूँ। किसान अड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि कृषि बिल वापस लीजिए, आप कह रहे नहीं। उन्होंने अभी
कहा है कि अब हम इसको तेज करेंगे, दिल्ली जयपुर हाईवे ब्लॉक करेंगे, टोल प्लाजा पर हम ब्लॉक करेंगे। वो कह रहे हैं कि कनाडा और दूसरे देशों से भी हमारे समर्थक आ रहे हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को आपने सुना ही, जिस तरह से उन्होंने किसानों का साथ दिया है। यूके तक के पार्लियामेंट में ये सवाल जो पंजाब के कई प्रतिनिधि हैं वो उठा रहे हैं। ये सब कैसे हैंडल होगा? नहीं, मुझे लगता है कि ये सब हैंडल होगा। हम सब देसी लोग हैं, भारत के लोग हैं, और भारत की बात को भारत में ही निराकरण तक पहुंचाएंगे। और मैं इस देश के किसानों की ताकत समझता हूं, किसानों की नीयत को भी समझता हूं, और किसान नेता जो हैं जेन्युइन, वो किसान की समस्या और उसका निराकरण यहाँ तक अपने को सीमित रखेंगे। और मैंने उन्हें पहले भी कहा है कि वार्ता जब चल रही हो तो बहुत ज़्यादा आंदोलन के आगामी चरण घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि आंदोलन में कई लोग शामिल हैं और कोई किसी का मालिक नहीं है, इसलिए कभी घोषणा हो जाती है तो दूसरे लोग लिहाज में चुप रह जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वार्ता का एक दौर होगा और उसमें हम लोग निराकरण तक पहुंचेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। कुछ इस संगठन में ऐसे आपको क्रेडिबल फेसेस लगे हैं जिनके साथ आपको लग रहा है कि बातचीत अगर ले जाएं तो फिर सर्वमान्य होगा? कौन से वो ऐसे संगठन हैं जिनके जरिए आपको लग रहा है कि एक रास्ता निकल सकता है? ऐसा कुछ संकेत मिला है बातचीत में? मेरी बातचीत होती रहती है और निश्चित रूप से उसमें सकारात्मक सोचने वाले भी लोग बहुत हैं। हाँ। और वो निश्चित रूप से इसको समाधान तक पहुंचाने के लिए चिंतित भी हैं और प्रयत्नशील भी हैं, और उन सब लोगों के माध्यम से ही रास्ता निकलेगा। ऐसे किसी संगठन का नाम या नेता का नाम आप बताएं? नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूं, नहीं तो फिर बाकी लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे। तो जो लोग सकारात्मक सोच रहे हैं उनका सम्मान ही करना चाहिए, और मुझे ऐसे कुछ लोग हैं देश हित में वो रास्ता निकालने में सफल होंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है। गृह मंत्री अमित शाह से भी लगातार आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्या कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? नहीं, स्वाभाविक रूप से अमित शाह जी हमारी सरकार के गृह मंत्री हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो जो चीजें आती हैं तो हम लोग आपस में, अमित शाह जी हैं, राजनाथ जी हैं, पार्टी अध्यक्ष जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, सबके साथ हम लोग शेयर करते हैं और आपस में मिल बैठकर फिर सोचते हैं कि और क्या करना चाहिए, कहाँ तक जाना चाहिए। ये सारी बात होती रहती है। अब राजनीतिक चक्रव्यूह पर एक सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि आप कृषि मंत्री तो है ही, साथ में एक बीजेपी नेता भी हैं। विपक्ष को जाहिर तौर पर एक मौका तो मिला ही है सर कि वो अपने तरीके से इस इशू को बड़ा बनाए, और उनको फिर से आंदोलन के जरिए एक लग रहा है कि उनके लिए वापसी की नींव बन रही है। आप लोग उन पर आक्रामक हो रहे हैं कि ये देखिए आपने इस बार ये चिट्ठी दी थी, वो आपके पुराने चिट्ठी निकालते हैं। तो ये सत्ता और विपक्ष का जो किसानों पर खेल होता रहता है, इसको लेकर मतलब किस तरह से आपको लगता है कि इसको सुलझाने के लिए रास्ता निकलेगा? अंजना जी, मैं प्रतिपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं कि किसानों के नाम पर सियासत नहीं करना चाहिए। आपने भी तो की होगी सर, जब विपक्ष में थे तो करते ही थे। उनको बिल के मामले में जो ऐतराज है, वो ऐतराज उनको लोकसभा और राज्यसभा में व्यक्त करना चाहिए था। आप लोकसभा और राज्यसभा की प्रोसीडिंग उठाकर देख लो, प्रतिपक्ष के लोगों ने जो भाषण दिया, उन्होंने एक भी एक्ट के प्रावधान को कंडेम नहीं किया। वो तो कह रहे हैं आपने अलोकतांत्रिक तरीके से सर वो राजनीतिक भाषण देते पास करा लिया। लोकसभा में 4 घंटे चर्चा हुई, 1 घंटा मैंने जवाब दिया। राज्यसभा में 4 घंटे चर्चा पूरी हुई, मैं जवाब दे रहा था। राज्यसभा में विपक्ष अल्पमत में था, जब उनको ये लग गया तो उन्होंने एक तौर से कायराना हरकत की, जो लोकतंत्र पर काला धब्बा है। पूरी बहस हुई है 4 घंटे की, वो तो प्रोसीडिंग है, मतलब मेरे कहने से विपक्ष के कहने से थोड़ी कुछ सच और झूठ हो जाएगा। वो तो लोकसभा और राज्यसभा की प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है कि कितने घंटे चर्चा हुई, किस सदस्य ने क्या कहा। वो कह रहे हैं कि ध्वनि मत से जिस तरह से आप लोगों ने पास करा लिया, और जो और जिस तरह से वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने उस दिन बहुत ही गलत हरकत की, आसंदी पर चढ़ गए, उपसभापति पर हमला करने की कोशिश की। ये अलोकतांत्रिक उनका कदम था। चर्चा हो गई थी, आप बैठे रहते तो मतदान होता, अगर मत आपके पक्ष में ज्यादा होते तो सरकार हार जाती। लेकिन उनको मालूम था कि सरकार के पक्ष में मत है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का अलोकतांत्रिक कार्रवाई की, और वो बहुत ही निंदनीय कृत्य था। लेकिन मैं आपके माध्यम से विपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस विरोध करना चाहती है तो कांग्रेस सामने आए, दूसरा कोई दल विरोध करना चाहता है तो वो दल के रूप में सामने आए। किसानों के नाम पर सियासत क्यों कर रहे हो? किसानों की समस्या है, उस समस्या के मामले में जो आपने मत कहा था, व्यक्त किया था, उस मत पर आपको रहना चाहिए। जैसे कांग्रेस ही आज राहुल गांधी जी ट्वीट कर देते हैं
मैं उनसे पूछना चाहता हूं भाई 2019 के घोषणा पत्र में आपने ही ये बात कही थी कि एपीएमसी एक्ट को निरस्त कर देंगे, एपीएमसी में लगने वाला टैक्स समाप्त कर देंगे, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट निरस्त कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देंगे, अंतर्राज्यीय व्यापार खोल देंगे। ये सब कांग्रेस के घोषणा पत्र में आपने जनता से वायदा किया है। तो मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि भाई अगर आपको आज ये लग रहा है कि किसानों के आंदोलन के साथ खड़ा होना है या इस एक्ट के विरोध में खड़ा होना है, तो पहले आप हिंदुस्तान की प्रेस के सामने आकर अपने घोषणा पत्र से तो मुकरो। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। या तो आप उस समय जब घोषणा पत्र जारी कर रहे थे तब देश को गुमराह कर रहे थे, और या जो आज आप बोल रहे हो वो तब देश को गुमराह कर रहे हो। तो एक समय तो आप झूठ बोल ही रहे हो, दोनों समय सच नहीं हो सकते। इसलिए आप कब झूठ बोल रहे हो ये देश को बताना चाहिए और इस प्रकार की हरकतों से विपक्ष को बाहर जाना चाहिए। आखिरी सवाल, इस साल में निपटारा हो पाएगा या 21 तक खींचेगा ये? नहीं, मुझे पूरी आशा है कि दिसंबर की इस शरद ऋतु में ही इस पूरे आंदोलन का पटाक्षेप होगा और अच्छा समाधान निकलेगा, किसानों के हित में समाधान निकलेगा और किसानों का सम्मान रखते हुए समाधान निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नरेंद्र तोमर जी, कृषि मंत्री, हमारे साथ आज तक पर थे, जिनका ये मानना है कि समाधान जल्द निकलेगा, विपक्ष पर भी वार करते हुए कि किसानों के कंधे से वो अपनी बंदूक ना चलाएं राजनीति की, और तीसरी तरफ ये आश्वस्त करते हुए कि इस कृषि बिल के जरिए किसानों का नुकसान नहीं होगा। चुनौती अभी भी रहेगी सर आपको उन्हें समझाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।